स्वागत है इस चैनल पे, इस परिवार में। और इस सीरीज में हम सब लोग यूपीएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज 2022 से लेकर के पीछे जितने भी आपके पेपर हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस का एक बेस्ट एनालिसिस, एक बेस्ट ट्रेंड, एक बेस्ट उसकी जो ट्रेंड एनालिसिस होता है कि किस तरीके से आपका क्वेश्चंस के प्रकृति में बदलाव आ रहा है, उसको मैं इन सीरीज के माध्यम से बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सब लोगों को ये सेशन पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना गुरु दक्षिणा देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बन जाइएगा। और जबरदस्त तरीके से अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, अगर इफ यू लाइक देन प्लीज डू शेयर दिस सेशन। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और साथियों के बीच में इस सेशन को शेयर कीजिए। जितने भी साथी यूपीएससी, स्टेट पीएससी, चाहे यूपी पीएससी हो, हरियाणा पीएससी हो, बिहार पीएससी हो, उसकी तैयारी करते हैं, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के सेशन में 2022 में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हम देखने की कोशिश करते हैं। आप सब लोग मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिए। आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि 2022 में पॉलिटी के कौन कौन से सवाल आपके पूछे गए थे। तो ये पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के स्क्रीन पे रहा पॉलिटी का 2022 का, उसको पढ़िए और ध्यान से आप इसका कौन कौन से आपके इसके जो उत्तर है वो सही है आपको बताने की कोशिश करना है। तो बोले कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोले कि एचएन सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 आपके पारित किया गया। जिनको भी ना दिखे अपने फोन को जूम कर लीजिएगा थोड़ा आप सब लोग, और अपने फोन को ऐसे घुमा लेना और आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। तो सवाल देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। तो बोले कि पहला स्टेटमेंट जो बोला है कि एचएन सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में जो न्यायालय जो अवमानना अधिनियम है 1971 उसको पारित किया गया था। ये बिल्कुल आपके सही बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको थोड़ा हम सब लोग समझने की कोशिश करते हैं, किसके माध्यम से? अपने संविधान के माध्यम से। तो जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब जाएंगे, जब आप भारतीय संविधान में जब आप जाएंगे तो भारतीय संविधान में आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। और वो आर्टिकल कौन सा है भाई? तो आर्टिकल 19(2). तो आर्टिकल 19 आपकी किससे रिलेटेड है भाई? तो सीधे तौर पे आपकी स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 19(2) के बारे में बात करें। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 129 के बारे में बात करें, तो जब हम आर्टिकल 129 की बात करते हैं तो किस कोर्ट के बारे में? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। और दूसरा कौन सा हो जाता है? आर्टिकल 215। कौन सा हो जाता है भाई? आर्टिकल 215। और आर्टिकल 215 जो है वो किस संदर्भ में बात करता है? हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। अब इन तीनों अनुच्छेदों के माध्यम से आप सब लोगों को पता है कि अगर आप न्यायालय की अवमानना करते हैं, अगर आप कोर्ट की अवमानना करते हैं, अगर आप न्यायालय की अवमानना करते हैं तो आप सीधे तौर पे दंड के भागीदारी होंगे। किसके भाई? तो दंड देने की शक्ति आपको कोर्ट को दी गई है। तो अगर हम न्यायालय की अवमानना करेंगे तो यहां पे कोर्ट को दंड देने की शक्ति आपको दिया गया है। दंड देने की यानी पनिश करने का पावर जो है वो कोर्ट को दिया गया है। इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहला वाला ये सवाल बोल रहा है कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। यानी जो पहला स्टेटमेंट था वो भी सही है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है। और ये अधिकार देता है और कैसे देता है उसको भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। तो याद रखने की जरूरत है कि इस तरीके की बात कहीं पे भी आपको नहीं करी गई है, तो ये गलत है। फिर उसके बाद जो भारत में जो न्यायालय की अवमानना है, उस न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में किसके पास उस शक्ति निहित है? तो वो कानून बनाने के लिए
किसमें वो शक्ति आपको निहित है, किसमें वो पावर इंप्लिसिट है, तो वो आपकी पार्लियामेंट में पावर इंप्लिसिट है। इसका मतलब क्या है कि जब हम इस पूरे क्वेश्चंस के बिहाफ पे देखें और अगर हम इसके करेक्ट आंसर को चूज करने की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर के तौर पे 1, 2 एंड 4 आपको दिखाई देगा। तो जब हम इसके ऑप्शन को देखेंगे तो हम भी इसी को खोजने का प्रयास करेंगे। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो देखो जो तीसरा स्टेटमेंट था वो बिल्कुल गलत है, लेकिन पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट तीनों की तीनों सही है। तो इस तरीके से बिना सोचे समझे हम इसका करेक्ट आंसर के तौर पे क्या मार देंगे भाई, तो बी मार देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सब लोग, खूब अच्छे से देखना आप सब लोग, जब तक दिखाई ना दे दे। एकदम कमेंट करने से अच्छा है पहले क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इस सवाल का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी जल्दीबाजी आपको नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी का जो काम होता है हमेशा शैतान का होता है और हमेशा उसमें क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बोले कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोले कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स इन लीगल फॉर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, बट corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates। अब इस सवाल को थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए कि सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु जो कारपोरेट वकील है और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर आपके रखे गए। तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है, सवाल क्या बोला कि कौन से कथन आपके सही है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपके गलत है। तो आप बोलोगे कि सर ऐसे ही गलत मत काटिए, इसके पीछे आप कारण भी बताइए। तो इसलिए मैं इसके बारे में बताया कि जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 है, ये सवाल देख लीजिए, दूर दूर तक हवा नहीं लगा था लोगों को। अधिवक्ता अधिनियम जो 1961 है, अगर हम उस अधिवक्ता अधिनियम 1961 के बारे में बात करें, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के बारे में बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो सरकारी विधि अधिकारी है, इसके अकॉर्डिंग जो सरकारी विधि अधिकारी है और जो विधिक फर्म अधिवक्ता है, जो विधिक फर्म अधिवक्ता है उसके रूप में मान्यता प्राप्त है। आपने बोले कि ठीक है, लेकिन जो कारपोरेट वकील है और जो पेटेंट अटॉर्नी जो आपके एडवोकेट है, उसको इस मान्यता से बाहर नहीं रखा गया है। इससे इस मान्यता से इसको बाहर नहीं रखा गया है। तो अगर केवल इस सवाल में नहीं लगा देता, अगर इस सवाल में केवल नोट लगा देता, तो फिर आपका नोट छप जाता और फिर उसके बाद आपका सवाल क्या हो जाता भाई, सही हो जाता। तो देखो इस बार 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें नॉलेज का टेस्ट नहीं था, इसमें आपके पेशेंस का टेस्ट था कि किस तरीके से आपके पास धैर्य है और कैसे आप पूरे सवाल को शुरू से लेकर के फुल स्टॉप होने तक आप उसको पढ़ते हैं और तब जाकर के उसका आंसर देते हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, अभी हम लोग 1-2 घंटे पढ़ने वाले आदमी हैं और 1-2 घंटे पढ़ करके भारत का सबसे बड़ा एग्जाम जिसको यूपीएससी सिविल सर्विस कहते हैं उसको निकालने की सपना देखते हैं। मरने के बाद भी नसीब नहीं होगा। आप बोलो तो आप एक पेज भेजना, उसके ऊपर हम डेट के साथ सिग्नेचर करके आपको भेज देंगे। जीवन भर कैंडिडेट कहलाने के लिए तैयार रहिए, कभी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि भारत के सबसे बड़े एग्जाम के लिए भारत में सबसे बड़ा दिल आपके पास होना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में सबसे ज्यादा मेहनत करने की मद्दा आपके पास होनी चाहिए, सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी, सबसे ज्यादा पेशेंस, सबसे ज्यादा ईमानदारी, सबसे ज्यादा डेडिकेशन, सबसे ज्यादा सिंसियरिटी आपके पास होनी चाहिए। तब जाकर के होगा, तब जाकर के होगा। नहीं तो आपके नाम के नीचे लिखेगा कि यूपीएससी का 5 बार प्रीलिम्स निकालने वाला, यूपीएससी का 3 बार मेंस निकालने वाला, यूपीएससी का 2 बार इंटरव्यू देने वाला, लेकिन कभी भी ये नहीं लिखा जाएगा यूपीएससी सेलेक्टेड।
और आराम से सिलेक्शन भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए यही चीज चाहिए। तो ये पहला बात जो है वो क्या बिल्कुल सरासर आपकी गलत है। अब दूसरे बात को थोड़ा देखिए कि जो बार काउंसिल है, जिसके बारे में आप सब लोग सुनते होंगे, जानते होंगे, देखते होंगे कि बार काउंसिल को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति आपको है। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है। तो अगर हम इसमें सवाल के बारे में बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार जो बार काउंसिल है, उस बार काउंसिल्स को जो भी आपके विधि न्यायालय होते हैं उसके लिए जो न्यूनतम यानी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है बनाने, और जो विधिक शिक्षा है या विधि महाविद्यालय है उसकी मान्यता के संबंध में नियम अधिकथित करने की शक्ति आपको यहां पे दिया गया है। तो सवाल क्या पूछ रहा था? सवाल ये पूछ रहा था कि कौन सा सही है, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट आपके सही है। अब तीसरे स्टेटमेंट को देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को, अब ये लॉलीपॉप सवाल है, अगर इस क्वेश्चन को अगर कोई सही नहीं बना पाए, अब इसी एक दो क्वेश्चन को सही बना करके सारे के सारे मास्टर क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, बोल देगा अरे यार जो मैंने पढ़ाया वो पूरा का पूरा लड़ गया। अरे मूर्ख, 100 क्वेश्चन में से एक दो सवाल को सही करने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। कम से कम 65-70 सवाल सही करने पड़ते हैं। अगर आप यूआर में हैं तब जाकर के आपका रिजल्ट होता है। ठीक है भाई, एक दो वोट तो प्रधानमंत्री का चुनाव जो लड़ता है उसी को मिल जाता है। मतलब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पे जो भी लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ता है उसको ऐसे ही एक दो वोट मिल जाता है भौकाल। तो यूपीएससी का एक दो सवाल तो ऐसे ही सही हो जाएगा अगर 1-2 घंटा डेली पढ़ते हो तो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? तो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। अब बताओ ना इसमें क्या जरूरत है भाई? ये क्या जरूरत है भाई? ये राष्ट्रपति की क्यों जरूरत है भाई? यहां पे सीधे तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की जरूरत होती है। ये बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। किसी भी संविधान संशोधन विधेयक के लिए आपको पता है कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आपकी आवश्यकता होती है। आर्टिकल 368 में इस बात की व्यवस्था करी गई है कि संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है अगर वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1973 में जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में, अगर उसका वायलेशन करता है, संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि आपके द्वारा किया गया संविधान संशोधन यानी संसद के द्वारा किया गया जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 1 सेकेंड में निरस्त करके आपको ठिकाने पे लगा देगा। बात समझ गए? इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर के तौर पे हम किसको देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो पूर्व सिफारिश की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। अब दूसरा तीसरा स्टेटमेंट देखिए आप सब कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकार है कि वो अपनी अनुमति दे। सीधे तौर पे बात है, अगर दोनों सदन से इसको विशेष बहुमत से आपने पास करा लिया है तो राष्ट्रपति क्यों ही रुकेगा, और वो भी संविधान संशोधन विधेयक है। और दूसरी बात है कि ऐसे भी अगर लाइक माइंडेड अगर आपका प्रेसिडेंट है तो किसी भी विधेयक के ऊपर अनुमति दे देता है, रोकने की कोशिश नहीं करता है। इसीलिए तो हमारे राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगता है कि हमारे राष्ट्रपति पपेट के तौर पे, कृपा पात्र के तौर पे आपके काम करते हैं। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए। और इसके लिए अब एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप अमेंडमेंट करते हैं, किसी भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप अमेंडमेंट करते हैं तो उस अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, संविधान संशोधन आपके जो बिल होता है उसके लिए कहीं पे भी ज्वाइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है।
अलग अलग दोनों आपके सदन से विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कराना पड़ेगा। उस विशेष बहुमत से दोनों सदन से अलग अलग उसको पारित कराना पड़ेगा। यह बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल गलत था, लेकिन दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल आपके सही है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर के तौर पे क्या देख सकते हो भाई? तो करेक्ट आंसर के तौर पे बी देख सकते हो। इसीलिए मैंने इसको एक बोर्ड पे नहीं लगाया, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं तो आप इसका सही आंसर कैसे दोगे? तो पहले इन स्टेटमेंट्स को खूब अच्छे से आप पढ़िए, और इस स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद आप किसी निष्कर्ष पे आप पहुंचिए। तो बोले कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों के ऊपर आप विचार कीजिए। अब स्टेटमेंट्स को पढ़िए भाई। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। बड़े बड़े जो आपके जो बड़ी हाथी होती है, उस बड़े हाथी को गिराने के लिए एक छोटी सी चीटी काफी है कि उसके ट्रंक में घुस जाए तो उस बड़ी सी हाथी को गिरा देगी। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास छोटा दिमाग भी है तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको आज भी याद है कि मैं बचपन में WWE बहुत ज्यादा देखा करता था। बहुत ज्यादा मैं देखा करता था WWE, और उसमें एक बॉक्सर था, एक उसमें प्लेयर था। जैसे मेरा तो फेवरेट है रोमन रेंस, लेकिन एक उस समय बहुत ही एक छोटा सा आपका खिलाड़ी था जो आता था खेलने के लिए। और केन हो, अंडरटेकर हो, बिग शो हो, चाहे आपके रोमन रेंस हो, चाहे आपके ब्रॉक लेसनर हो, ये जितने भी बड़े बड़े आपके महान खिलाड़ी जो आपके जिनको WWE के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महान माना जाता है, उनके नाक में दम कर देता था। ये बहुत बड़े होते थे, मोटे होते थे, ताजे होते थे, वो छोटा होता था, उनके पैरों के बीच से ही निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। और वो लोग किस घमंड में आते थे, ये तो छोटा है, इसको 2 थप्पड़ मारेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। रैम स्टीरियो शायद उसका नाम था, रैम स्टीरियो उसका नाम था, अगर मैं सही बोल पा रहा हूं तो। वो पैर के नीचे से निकल जाता था, मारते थे रस्सी के बीच में लपेट जाता था। तो उसको हराना रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, बड़े बड़े जो केन और ये सब अंडरटेकर से लेकर के जितने भी, उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। लेकिन अपने खली को हराना बहुत ही ज्यादा आसान था। अब क्यों आसान था? और इसीलिए खली अपने जो रिंग है उससे बहुत ही जल्दी आपके क्या हो गया, बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि खली का बहुत बड़ा आपका शरीर था, लंबा चौड़ा इस शरीर था भाई। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लंबा चौड़ा शरीर था, और लोग उसकी कमजोरी को जानता था कि अगर इसको कंसंट्रेशन से एक बार इधर उधर इसका ध्यान हटा करके अगर हमने इसके कमर पे मार दिया, इसके पैरों पे मार दिया, और एक बार इसने घुटने टेक दिए, तो फिर खली दोबारा जीवन में कभी खड़ा नहीं हो सकता। और उसकी कमजोरी का पता लगा करके उस बहुत बड़े प्लेयर को WWE के रिंग से बाहर कर दिया गया। लेकिन आज भी उस WWE के रिंग में छोटा सा खिलाड़ी जो रैम स्टीरियो है, आज भी वो राज करता है और सबके नाक में दम कर रखा है। तो छोटे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो सही बनेगा, नहीं आते हैं तो तुक्का भी गलत लगेगा। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है अगर उसको पेशेंस के साथ आप देखेगा तो उसको बहुत ही सही तरीके से सही आप बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए आप सब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स एज फॉर कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणी अर्थात कैबिनेट मंत्री, ये बात सही है। मैंने भी आपको क्लास में ये बात आपको बताई है कि अनुच्छेद 74 को जब आप देखेंगे, अनुच्छेद 75 को देखेंगे, तो उसके अंतर्गत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वर्णन किया गया है, उसके अंतर्गत मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है। लेकिन मंत्रियों की श्रेणियों का जब वर्गीकरण है वो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है, न कि संविधान के द्वारा। तो ये क्या बोला है कि भारत का संविधान इस तरीके के मंत्रियों का वर्गीकरण करता है? बिल्कुल नहीं करता है। तो इस तरीके के जो 4 श्रेणी जो है मंत्रियों का, वो किसके अंतर्गत आपको किया जाता है? वो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है।
तो हमारे संविधान में जब आप आर्टिकल 74 को देखिएगा, आर्टिकल जब आप 75 को देखिएगा, तो वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आपको बात किया गया है, लेकिन वहां पे कहीं पे भी ये डिस्कशन नहीं किया गया है कि आपकी मंत्री परिषद का इस तरीके से वर्गीकरण किया जाएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपके बिल्कुल गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, संघ सरकार में मंत्रियों की जो कुल संख्या है, प्रधानमंत्री को मिलाकर के लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। अब आप सब लोगों को एक अमेंडमेंट याद होगा, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 आपको याद होगा। तो देखो, मंत्री पद की लालच में लोग क्या करते थे, आपकी एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में आपके चले जाते थे कि हमें अब तो सरकार हमारी बनी नहीं, हमने कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा था और अब हम क्या हो गए मेरे प्यारे साथियों, अब तो चुनाव आपके जीत गए, लेकिन अब तो हम मंत्री बनेंगे नहीं क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव हार गई, तो बीजेपी में शामिल हो जाता था। तो इस तरीके से किस लालच में होता था भाई कि हम जाकर के जो दूसरी पार्टी है उसमें जाकर के मंत्री बन जाएंगे। लेकिन भारतीय संविधान में संशोधन हुआ और इसके तहत ये रोक लगाया गया कि नहीं, लोकसभा की जो टोटल आपके सदस्य संख्या है उसके 15% से ज्यादा उसमें आपके प्रधानमंत्री भी शामिल है, उसके ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते हैं, उसके ज्यादा आप मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर के तौर पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इस सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है। आप सब लोगों को पता है कि अगर हम अपने पार्लियामेंट के कंपोजिशन के बारे में बात करें, अगर हम अपने पार्लियामेंट के संगठक के बारे में बात करें, तो हम अपने पार्लियामेंट के संगठक के तौर पे 3 आपके फेजेस देख सकते हैं। लोकसभा को देख सकते हैं, राज्यसभा को देख सकते हैं और राष्ट्रपति को देख सकते हैं। यानी इन तीनों को मिलाकर के तब जाकर के हमारा पार्लियामेंट का फॉर्मेशन आपके होता है। अब इस सवाल क्या बोल रहा है कि लोकसभा की जो अनन्य आपकी शक्ति है उसके बारे में आपको बताना है कि लोकसभा की अनन्य शक्ति क्या है। अब ये सवाल हमें लगता है कि और जो सवाल हमने करा है उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा आसान है। तो निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। बोले कि आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर मैं आप सब लोगों को बताएं तो अनुच्छेद 352 को जब आप पढ़िएगा, अनुच्छेद 356 को पढ़िएगा, 360 को पढ़िएगा, तो उसमें इमरजेंसी के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो आप सब लोगों को पता है कि अनुच्छेद 352 के सब क्लोज 4 को पढ़िएगा, अनुच्छेद 352 के सब क्लोज 1 को पढ़िएगा, तो उसके अंतर्गत जो उसके अधीन जो आपात की उद्घोषणा करी गई है वो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, यानी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदन के समक्ष 1 मास के भीतर अनुसमर्थन के लिए रखी जाए। 1 मास के अंदर, यानी आपने कर दिया, आपातकाल लागू कर दिया, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई और जिस दिन घोषणा की गई उसके 1 महीना के अंदर दोनों सदनों के अंदर अनुसमर्थन के लिए आपको ये प्रस्ताव रखना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। अरे भाई 1 महीने के बाद ना, 1 महीना तक तो ऐसे ही रहेगा भाई। अब ये बोल रहा है कि मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को पारित करना, ये बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल है। ये बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल है कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर के आएंगे तो वो अविश्वास प्रस्ताव आपको समझने की जरूरत है कि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार लोकसभा के प्रति ये जो मंत्री परिषद होता है, ये मंत्री परिषद किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये लोकसभा के प्रति आपको जिम्मेवार होता है। लोकसभा के प्रति आपको जिम्मेवार होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना चाहते हैं, चाहे इस मंत्री परिषद में कोई मंत्री आपकी राज्यसभा से भी हो, लेकिन आपको लेकर के आना है लोकसभा। अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं, चाहे वो जो आपका मेरे प्यारे साथियों जो आपका प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन तब भी आप लोकसभा में लेकर के आएंगे। आपने बोला कि ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये बोले कि लोकसभा की अनन्य शक्ति है, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदन के विशेष बहुमत से आपके चलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपकी लोकसभा की अनन्य शक्ति है, नहीं, लोकसभा की अनन्य शक्ति केवल आपके धन विधेयक के संदर्भ में आप देख सकते हैं, उसके अलावा कहीं और आपको नहीं दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
टू वनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी सवाल देखिए, मैंने आपको बताया था भारत में दल बदल विरोधी, तो भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में आप बहुत सारे कथन आपके दिए गए हैं, बहुत सारे कथन आपके दिए गए हैं। तो ये सवाल ये बोल रहा है आपके कि जो आपके दल बदल विरोधी कानून है, इसको आप कौन से अमेंडमेंट से देख सकते हैं? तो आप इसको देख सकते हैं 52वां संविधान संशोधन देख सकते हैं। कब देख सकते हैं भाई? 52वां संविधान संशोधन। और इसके लिए हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और ये कब की बात है भाई? तो ये 1985 की बात है, और इसके द्वारा हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई। और उस संदर्भ में आपको क्या बताया कि अगर बेटा तुम दल बदल करते हो तो आपको आपकी सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी जाएगी, आपको सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये बात समझिए। तो ये कानून भी निर्दिष्ट करता है, द लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। यह कानून भी निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है भाई। तो जब 10वीं अनुसूची को आप पढ़िएगा, जब 10th शेड्यूल को जब आप पढ़िएगा और उसके सब क्लॉज 2 को पढ़िएगा और उस सब क्लॉज के उपखंड को जब आप पढ़िएगा 3 को, तो उसमें बोला कि संसद का कोई नाम निर्देशित, कोई भी नॉमिनेटेड सदस्य आपके अयोग्य माना जाएगा यदि वह पद ग्रहण की तिथि से 6 माह के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है। अगर सम्मिलित होना है तो पहले ही हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि कथन 1 जो है आपके ये बिल्कुल गलत है, यानी वो 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। 6 माह के अंदर शामिल हो सकता है, लेकिन 6 माह के पश्चात शामिल नहीं हो सकता। 6 माह के पश्चात आपके शामिल नहीं हो सकता बेटा। अगर आपको शामिल भी होना है तो 6 माह के अंदर अंदर किसी भी पार्टी का सदस्य बनना है, बन जाए, कोई दिक्कत की बात। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल कि यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। यह भी सही बात है। तो इस तरीके से अगर हम इसके करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो कहीं पे भी इसके समयावधि, इसके टाइम पीरियड का प्रावधान नहीं देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलग अलग आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन सारी कथनों के ऊपर आप विचार कीजिए और बताइए कि इसका कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। बताइए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपके सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सवाल देख रहे हैं आप सब लोग, देखने पे ही पता चल जाएगा कि इस सवाल में कोई जान प्राणी है। तो हाथी जैसा सवाल आसान, सवाल सही करना बहुत आसान है। चींटी जैसा सवाल सही करना बात समझ गए भाई? तो ये सवाल क्या बोल रहा है कि भारत का पार्टिसिपेट, लेकिन ये जो शब्द आपके सॉलिसिटर जनरल का यूज कर दिया है ये गलत है। केवल और केवल जो भारत का महान्यायवादी है वही आपके सरकार का एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। आर्टिकल 76 को जब आप पढ़ेंगे तो सॉलिसिटर जनरल जो है वो उसके सहयोग के लिए है, ना कि उसके साथ उसको भी इस प्रकार का अनन्य पावर है। तो महान्यायवादी को तो है, लेकिन जो ये सॉलिसिटर जनरल होता है इसको आपके नहीं है। अब सवाल क्या बोले कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देता है जब सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा दे देती है। बिल्कुल गलत बात है। इस महान्यायवादी का कोई भी सरकार से मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये अपॉइंटेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जब तक इसको राष्ट्रपति नहीं हटाए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपके काम करता है। तो चाहे सरकार कोई हो ये काम करते रहेगा। अगर प्रेसिडेंट उसको हटा दे तो वो हट जाएगा, लेकिन इसके पहले इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। तो इस तरीके से अगर हम सही आंसर के बारे में बात करें तो सही विकल्प के तौर पे आपके क्या हो जाएगा? डी,
कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है मेरे प्यारे साथियों, कोई भी सही नहीं है। अब चलिए भाई आगे की सवाल हम देखते हैं। आगे का सवाल आपको क्या कहता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आप सब लोगों को मैंने 5 प्रकार के रीट की बात करी थी, अनुच्छेद 32 में भी इसकी चर्चा मैंने करी थी। आप सब लोगों को पता है कि इसकी चर्चा मैंने आपको करी थी। आपने बोला कि ठीक है सर, करा था आपने, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर ये क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। तो भारत के न्यायालयों के द्वारा जारी रीटों के संदर्भ में, भारत के कोर्ट के द्वारा जारी रीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। जितने भी आपके स्टेटमेंट्स आपके दिए गए हैं उन सारे स्टेटमेंट्स के ऊपर आप विचार कीजिए। आर्य रीट के बारे में विचार तो कर लेंगे, लेकिन रीट कहां है, तो अनुच्छेद 32 में, तो विचार करने की क्या जरूरत है, ये तो हमको पता है। तो देखो अलग अलग तरीके के बोल रहा है कि परमादेश के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंडेमस। तो आज भी हमें याद है कि जब मैं आपको लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने इतना चीरफाड़ किया है पॉलिटी का कि अगर आपसे सवाल अगर पॉलिटी का गलत हो जाए तो मैं इस बात को मान के चलता हूं कि भारत में कोई और व्यक्ति आपके लेवल का तैयारी करने वाला उसको सही नहीं कर सकता है। बात समझ गए आप सब लोग। तो जितने भी साथी हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप सब लोगों को पॉलिटी का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको देखना है लक्ष्मीकांत का, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर लास्ट तक, पेज नंबर 1 से लेकर के लक्ष्मीकांत के पेज नंबर लास्ट तक, मैंने आप सब लोगों को जीके जीएस भाई प्रबल सर यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको पढ़ा दिया है। और वहां पे पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियोज आपको दिखाई देंगी, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये सवाल क्या बोल रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए आप सब। सवाल ये आपके बोल रहा है कि किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो तो परमादेश मैंडेमस नहीं होगा। यह सही बात बोल रहा है। किसी कंपनी के विरुद्ध, भले वो कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं होगा। ये आपके गलत स्टेटमेंट है। और तीसरा, कोई भी लोक प्रबंध व्यक्ति जो पब्लिक माइंडेड पर्सन है, अधिकार परीक्षा जिसको इंग्लिश में क्यू वारंटू कहते हैं, रीट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए पिटिशनर हो सकता है। यह सही बात है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा भाई, तो सीधे तौर पे आपके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये सवाल लोकसभा के अध्यक्ष से रिलेटेड नहीं पूछा है, क्योंकि इसको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे भारत को ऐसे आईएएस अधिकारी चाहिए, ऐसे हमारे पास आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस, आईएफओएस, आईएफएस चाहिए कि जो प्रॉब्लम कोई सॉल्व न कर पाए उसको हमारा भारत का सिविल सर्विस अधिकारी आपके सॉल्व कर पाए। ऐसे अधिकारी हमको चाहिए। तो इसीलिए आसान तो सब बना देगा। आप लोगों का जन्म कठिन बनाने के लिए हुआ है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। सवाल समझ गए भाई। अब तो चलो, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप सब लोग, थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए। हमें लगता है कि इसको आप बहुत सही तरीके से बता सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भी लोकसभा का ही सदस्य होता है और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही उसको चुना जाता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो आपके अध्यक्ष तय करेगा। सही बात है भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अध्यक्ष को यह फुल प्रेस पावर है कि वो तय करे कि लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो कब होगा। There is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from
इधर द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो केवल और केवल सत्ता पक्ष पार्टी या विपक्ष से होना चाहिए। किसी भी तरफ से हो सकता है, किसी भी तरफ से हो सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात आपको नहीं है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, यह पूरी बात हम समझ गए, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरी बहुत अच्छे तरीके से हम समझ गए। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो हो गया सही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब तुरंत दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या कहता है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखो, मैं भूल गया कि यह व्यापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी से या तो आपके शासक दल से होगा। ये कहीं पे आपके सही नहीं है। इसका मतलब कि दूसरा वाला स्टेटमेंट आपके गलत है। तीसरा वाला, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसे ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके वीर निर्णय को विरुद्ध अब कोई अपील नहीं कर सकता है। सही बात है, जब ये उस कुर्सी पे बैठ गया तो उस कुर्सी के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। ये उपाध्यक्ष है कि क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष के द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थन होता है। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी प्रस्ताव रख सकता है और कोई भी इसका समर्थन आपके कर सकता है। यानी इसमें दो कथन आपके सही है, 1 और 3। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो जो 2022 में जो 5 जून को पेपर हुआ था यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स का, उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस हिस्ट्री की तुलना में 2-3 सवाल को छोड़ करके पॉलिटी के सारे क्वेश्चन मच कंफर्टेबल थे, आप सब लोग बना सकते थे। तो इसी प्रकार के सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परिवार के सदस्य बनिए, सेशन को लाइक करके गुरु दक्षिणा दीजिए। अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगती हैं तो बिना कहे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और आप सब लोगों का इस सेशन के नीचे ऑफलाइन कमेंट हमारे हौसला को अफजाई करने के लिए सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में दिखाई देता है। तो उस ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उस सजेशन के ऊपर मैं काम करूंगा और आप सब लोगों को बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट दे करके, क्वेश्चन का सही तरीके से ट्रेंड एनालिसिस करके, और हम आप लोगों को आपकी सफलता तक पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।